दोस्तों, वे टू लर्न में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करते हैं ब्रिटिश आर्थिक नीति और उसका प्रभाव के बारे में। ब्रिटिश आर्थिक नीति और उसका प्रभाव भारत पे क्या क्या पड़ा, उसकी क्या क्या नीति थी, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ब्रिटिश आर्थिक नीति अस्थायी बंदोबस्त में झलकता है, तो हम लोग सबसे पहले अस्थायी बंदोबस्त देखेंगे, इसके बाद रैयतवाड़ी प्रथा देखेंगे, फिर हम लोग महलवाड़ी प्रथा देखेंगे। तो हम लोग चलते हैं अस्थायी बंदोबस्त। अस्थायी बंदोबस्त में सबसे पहले इसका परिचय या अस्थायी बंदोबस्त का हम लोग भूमिका किस तरह से लिख सकते हैं, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग शेयर कीजिए ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग परिचय पे चलते हैं। अस्थायी बंदोबस्त पर विचारधारा का एक विशेष प्रभाव था और यह विचारधारा थी फ्रांसीसी प्रकृति तंत्रवादी विचारधारा। यानी विचारधारा क्या थी? फ्रांसीसी प्रकृति तंत्रवादी विचारधारा। इस विचारधारा के अनुसार संपूर्ण अर्थव्यवस्था में कृषि की प्राथमिकता को स्वीकार किया गया था। ठीक है, तो विचारधारा का फ्रांसीसी जो प्रकृति तंत्रवादी विचारधारा था, इसमें कृषि की प्राथमिकता को स्वीकार किया गया था। किंतु परीक्षण करने पर हमें यह भी ज्ञात होता है कि अस्थायी बंदोबस्त के विकास में विचारधारा का प्रभाव तो हो सकता है, किंतु उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण था ब्रिटिश औपनिवेशिक हित। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट था ब्रिटिश औपनिवेशिक हित। वस्तुतः बंगाल के दीवानी प्राप्त होने के पश्चात कंपनी का विशेष पद भू राजस्व की अधिकतम वसूली पे था। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव जब दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर करके आया, तब उसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली कायम की। ठीक है, उसने लगान वसूली का काम कंपनी के नियंत्रण में भारतीय पदाधिकारियों के जिम्मे छोड़ दिया। इससे कंपनी की आमदनी बढ़ी, किंतु जो भी कृषि और कृषकों पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ा। इसके बाद वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया कि भू राजस्व जो हुआ उसको वसूली करने के लिए उसने फार्मिंग यानी ठेके पर भू राजस्व की नीलामी करने की पद्धति की शुरुआत की। फिर 1772 इसमें पंचशाला योजना लाई गई। इसमें प्रबंधन वारेन हेस्टिंग्स ने जानबूझकर जमींदारों को दूर रखने का प्रयास किया ताकि अधिक से अधिक कृषि अधिशेष कंपनी के लिए सुरक्षित किया जा सका। फिर क्या हुआ? 1776 में हेस्टिंग्स ने पंचशाला योजना समाप्त कर दिया गया और उसके बाद एक साला योजना लागू की। एक साला योजना में इसने जमींदारों को प्राथमिकता दी। चूंकि फार्मिंग नीलामी पद्धति थी, अतः इससे भी किसानों का अत्यधिक शोषण हुआ। नीलामी पद्धति के तहत अत्यधिक किसानों का शोषण हुआ एवं कृषि अर्थव्यवस्था पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। फिर इसके बाद कॉर्नवालिस भारत आया, जिसका मुख्य दायित्व था बंगाल में भू राजस्व प्रशासन का एक सुव्यवस्थित मॉडल विकसित करना। वारेन हेस्टिंग्स इसीलिए आया ही था। इस प्रकार अस्थायी बंदोबस्त पिछले 3 दशकों के निरंतर प्रयोग के पश्चात विकसित हुआ था। कॉर्नवालिस ने 1790 में भू राजस्व में एक व्यवस्था को जन्म दिया जो जमींदारी व्यवस्था के नाम से जानी जाती है। पहले यह प्रबंधन बंगाल के जमींदारों के साथ 10 वर्षों के लिए किया गया था। ठीक है, बाद में 1793 यानी 1793 ईस्वी में बंगाल और बिहार में इसे अस्थायी व्यवस्था का स्वरूप प्रदान किया। ठीक है, तो 1793 ईस्वी में बंगाल और बिहार में इसे अस्थायी रूप दे दिया गया। ठीक है, अब इस पे हम लोग संरचना एवं कार्य विधि के बारे में चर्चा करेंगे कि अस्थायी बंदोबस्त का संरचना और कार्य ये कैसे कैसे करता था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस पद्धति के अनुसार जमींदार को, जो प्राय भूमि पर एक संग्रहकर्ता के रूप में जमींदार उस समय होते थे, ठीक है, जमींदार को भूमि का स्वामी ही बना दिया गया। जो पहले संग्रहकर्ता हुआ करते थे, अब भूमि का स्वामी जमींदार को बना दिया गया। ठीक है, अब सेकेंड हम लोग देखेंगे कि इसी में फिर क्या हुआ कि एक स्वतंत्र किसानों को अधीनस्थ रैयत के रूप में तब्दील कर दिया गया। जो भी स्वतंत्र किसान थे उनको एक रैयत में तब्दील कर दिया गया। फिर
सामुदायिक जो भी संपत्ति था, सामुदायिक संपत्ति को जमींदार के निजी स्वामित्व के अंतर्गत रख दिया गया, क्योंकि अस्थायी बंदोबस्त में था कि जमींदार जितने अधिक से अधिक कर इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, भूमि को विक्रय योग्य बना दिया गया, भूमि को विक्रय योग्य बना दिया गया। फिर भू राजस्व के लिए, भू राजस्व के निर्धारण के लिए 1789 और 90 के जो भी वर्ष थे, 1789-90 के आधार वर्ष को स्वीकार किया गया। ठीक है, इसके अनुसार सरकार का हिस्सा 10/11, सरकार का हिस्सा जो था 10/11 तय किया गया और जमींदार का हिस्सा 1/11 भाग तय किया गया। तो इससे हुआ क्या कि जमींदार, सरकार का जो कर था वो फिक्स कर दिया गया। ठीक है, तो फिक्स कर देने से सरकार को एक लगता था कि एक सुनिश्चित आय प्राप्त होगी। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, एक सूर्यास्त कानून लाया गया। जो भी जमींदार, क्या होता, सूर्यास्त कानून में होता था कि जो भी जमींदार कर नहीं दे पाते थे उनकी जमीन को नीलामी कर दिया जाता था। ठीक है, तो जमींदार जानबूझ करके क्या करते थे कि शो करते थे कि उतना राजस्व वो वसूल नहीं कर पा रहे, उतना उपज नहीं हो पा रहा है, जिससे सरकार को कर नहीं देना पड़ता था उतना, और वो क्या करते थे कि जमींदार अपने हिस्से में रख लेता था। और जमींदार उस समय होता कि सूर्यास्त कानून में जब इनकी जमीन नीलामी होती थी तो जमींदार क्या करते थे कि अपने ही गुमास्तों को या अपने ही आदमियों को नीलामी में बैठा देते थे और फिर उसी जमीन को नीलामी के पश्चात अपने ही अधीन वो जमीन कर लेते थे, जिससे जमींदार प्रॉफिट में रहते थे। तो सरकार को धीरे धीरे उनकी राजस्व बंधा हुआ रहने के कारण उनकी राजस्व में हानि होते चल। अब हम लोग देखेंगे अस्थायी बंदोबस्त का उद्देश्य क्या क्या रहा था। सबसे पहले तो इसका उद्देश्य को 3 भागों में बांट करके देख सकते हैं, आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक और प्रशासनिक कारक। सबसे इंपॉर्टेंट आर्थिक कारक रहा था। आर्थिक कारक में हुआ क्या कि आर्थिक कारक में सरकार को एक निश्चित रकम अस्थायी रूप से प्राप्त होती रहेगी। ठीक है, मेन उद्देश्य यही था सरकार के कि एक निश्चित रकम अस्थायी रूप से उन्हें प्राप्त होते रहेगी। चूंकि कृषि के विस्तार का लाभ जमींदारों को मिलेगा, ठीक है, इसलिए जमींदार प्रगतिशील जमींदार सिद्ध होंगे तथा कृषि के विकास के लिए काम करते रहेंगे। ये सरकार का मंशा था कि जमींदारों को इससे विशेष फायदा मिलेगा और जमींदार प्रगतिशील जमींदार सिद्ध होंगे तथा कृषि के विकास के लिए काम करते रहेंगे, जबकि ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, चूंकि भूमि को क्या हुआ, विक्रय योग्य बना दिया गया तथा जमींदारी की खरीद फरोख्त हो सकती थी, अतः शहरी महाजन और साहूकार भी कृषि में निवेश करेंगे। ये सरकार की मंशा थी कि जो शहरी महाजन और साहूकार थे वो भी कृषि में निवेश करेंगे। इस प्रकार नगरों से गांव की ओर मुद्रा का आगमन होगा, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। अगर कृषि का विकास होगा तो फिर बंगाल में निर्यात को भी प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि बंगाल में निर्यात की जाने वाली 2 प्रमुख वस्तुएं थी, सूती वस्त्र एवं रेशमी वस्त्र, कृषि उत्पाद से ही संबंधित थी। तो सरकार का जो उद्देश्य था, उद्देश्य तो बहुत प्रगतिशील था, किंतु ये सब हुआ नहीं और होने के कारण क्या हो गया, डायरेक्ट कृषकों पर प्रभाव पड़ा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक, अस्थायी बंदोबस्त का एक उद्देश्य एक समर्थक वर्ग को उत्पन्न करना भी था, जो भारत में ब्रिटिश प्रशासन को एक मजबूत आधार प्रदान करे। ठीक है, तो राजनीतिक रूप से एक समझिए कि समर्थक वर्ग, जमींदार के रूप में एक समर्थक वर्ग उनका उत्पन्न करना था, जो ब्रिटिश प्रशासन को एक मजबूती प्रदान करे। फिर हम लोग देखेंगे प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण, लाखों किसानों के बजाय, लाखों किसानों से जो कर वसूला जाता था, वो लाखों किसानों के बजाय कुछ 100 जो जमींदार थे, जमींदार के माध्यम से भू राजस्व की वसूली करना आसान होगा, ये सरकार की सोच थी। इस प्रकार कंपनी प्रशासनिक झंझटों से मुक्त होगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ 100 जो जमींदार के माध्यम से वसूली का अर्थ था भ्रष्टाचार पर भी नियंत्रण लगाना संभव होगा, क्योंकि बहुत सारा जो किसान रैयत थे उनसे अगर कर वसूली करते हैं और कुछ 100 जमींदारों से कर वसूली करते हैं तो भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाना संभव होगा। यही सरकार का मेन उद्देश्य था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अस्थायी बंदोबस्त का क्या प्रभाव पड़ा।
ठीक है। तो प्रभाव में सबसे पहले हम लोग देखें कि ऊपरी जो स्तर है, ऊपर के स्तर पर सामंतवाद विकसित होने लगा और नीचे के स्तर पर कृषि दासता को बढ़ावा मिला। तो जो भी जमींदार थे वो सामंतवादी रूप धरने लगे और निचला स्तर पर जो जिनका खेती था या जिनका जमीन था वो भी छीन लिया गया, वो रैयत के रूप में तब्दील हो गया और कृषि दास था। एक तरह समझिए को कृषि दास बनते चल गए, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं कि रैयत भूमि से जो भी पैतृक अधिकार खो दिए, जो भी रैयत थे अपने पैतृक अधिकार भूमि से खो दिए, अधीनस्थ रैयत के रूप में वह तब्दील हो गए। फिर देखते हैं हम लोग सामुदायिक संपत्ति पर रैयतों का पैतृक अधिकार भी समाप्त हो गया। जो भी उस समय क्या होता था कि सामुदायिक संपत्ति थी, सामुदायिक संपत्ति पर रैयत का अधिकार था, रैयतों का अधिकार समाप्त हो गया। फिर हम लोग देखते हैं 1859 से पहले बंगाल के रैयतों का कोई सुरक्षा प्राप्त नहीं हुई। फिर 1859 एवं 1885 के रैयतवाड़ी कानून के आधार पर उन्हें भी सुरक्षा प्राप्त हुई। उसका वास्तविक जो लाभ था वो धनी जोतोदारों को ही मिला, ठीक है। किसानों की क्रय शक्ति अत्यधिक कम हुई जिसके कारण वहां गरीबी और भूखमरी आ गई। वहीं भू राजस्व की बड़ी रकम को चुकता करने के लिए किसानों ने व्यावसायिक फसलों को अपनाया। व्यावसायिक फसल अपनाने के कारण क्या हुआ कि लोगों को भूखमरी बढ़ी, इसके कारण मोटे अनाजों की खेती को दुष्प्रभावित हुई, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में भूखमरी को प्रोत्साहन हो गए। व्यावसायिक फसल को उपजाने के कारण अपना जो खान पान का दिनचर्या उनका भी वो चेंज हो गया और वो ज्यादा से ज्यादा वो भी जो भी कर था वो कर चुकाने में ही रह जाते थे, ठीक है। भारतीय जमींदारों का जमीन पैतृक स्वामित्व के अधीन कायम हो गया। बंदोबस्त के अस्थायी हो जाने से उत्पादन और वसूली में जो भी वृद्धि हुई उसका जो लाभ हो सरकार को भी नहीं मिल पाया, वो जमींदार अपने हित में ही रख लिए। जमींदारों ने किसानों का भरपूर शोषण किया, फलतः क्या हुआ ब्रिटिश को कृषक विद्रोह का सामना करना पड़ा। यही सब कारण होगा कि ब्रिटिश को कृषक जो विद्रोह था उसका सामना करना पड़ा। जमींदारों के रूप में एक परजीवी वर्ग का विकास हुआ जो निकम्मा, बिलासी एवं क्रूर बनता गया, ठीक है। जमींदार ही एक निकम्मा, बिलासी और क्रूर बनता गया और दूसरे के खून पर पलने वाला एक जोक बन गया, ठीक है। इस व्यवस्था से कृषि का जो विकास नहीं हुआ क्योंकि पूंजी विहीन कृषक भूमि में कोई सुधार नहीं लाया जा सका, फलतः उत्पादन में लगातार गिरावट आ गई और गिरावट आने के बाद क्या हो कृषक लोग भूखमरी के कगार पर आ गए और इसी के कारण होगा कि कृषक विद्रोह का रूप पकड़ेगा और यही सब कारण होगा कि ब्रिटिश जो है ब्रिटिश को कृषक विद्रोह का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज हम लोग देख लिए ब्रिटिश आर्थिक नीति और उसका प्रभाव यानी अस्थायी बंदोबस्त हम लोग आज देख लिए, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके बाय बाय।